हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 अतीत से वर्तमान। चौथा चैप्टर है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जनजातीय समाज के लोग जंगल का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या उसके उद्योग को विकसित करने में भी जंगल की भूमिका थी? इसका उत्तर हो जाएगा, जनजातीय समाज के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियों, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि या फिर जड़ी बूटियाँ उन्हें आसानी से जंगल से मिल जाती थी। वे पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। घर बनाने के लिए लकड़ियों भी जंगल से मिल जाती थी। शहद, जड़ी बूटियाँ, फल भी उन्हें जंगल से मिल जाते थे। हिरन, तीतर तथा अन्य पक्षियों का शिकार भोजन के लिए करते थे, जो उन्हें जंगल से ही मिल जाते थे। उनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समाजों में काफ़ी पसंद की जाती थी। वे रबर, गोंद आदि का भी व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। ये सारी चीज़ें उन्हें जंगल से मिल जाती थी। अतः जनजातीय समाज के उद्योग को विकसित करने में भी जंगल की उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है उन्हें स्लीपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, बिना वेतन या मजदूरी के काम करने को बेगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत ना चुका जाए, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। वैसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीकू किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते थे। इन्हें दीकू कहा जाता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्या जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था? इन विद्रोहों के लिए सेठ, साहूकार एवं महाजन कहाँ तक जिम्मेवार थे? इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं, जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था। जनजातीय विद्रोह सेठ, साहूकार एवं अंग्रेजों के अन्य बिचौलियों के भी खिलाफ था, जो उनका अधिक एवं शारीरिक शोषण करते थे। सेठ, साहूकार एवं महाजन के इन भोले भाले आदिवासियों का इतना भीषण आर्थिक शारीरिक शोषण करते थे कि जनजाति समाज इनके खिलाफ और इनके सरपरस्त अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया? इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उनके कुलदेवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली थी। उसी प्रेरणा के अनुसार बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित किया था। क्लियर है। अगला है, सही विकल्प चुनें।
पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? हरिजन, आदिवासी, सिख, हिंदू। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, दीकू किसे कहा जाता था? अंग्रेज को, महाजन को, गैर आदिवासी को, आदिवासी को। दीकू गैर आदिवासी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? छोटा नागपुर, संथाल परगना, मणिपुर, नागालैंड। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, गिंडालियू ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। झारखंड राज्य बिहार राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तब ना झारखंड बना था। अगला है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। जादो नांग, जेलियांगरोंग आंदोलन, बिरसा मुंडा, सिंह बोगा, कंध जाति उड़ीसा, टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर, जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन। ये सब जोड़ा बन रहा था, मिलान चिन्ह था, मिलान करना था। ठीक है, एक का गौ हो गया था, दो का अंग हो गया था, तीन का ख हो गया था, चार का क हो गया था, पाँच का घ हो गया था। क्लियर है? आइए विचार करते हैं। से प्रश्न है, पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? इसका उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उनके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश ज़रूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य ज़मीन तैयार करते थे, पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा उन्हें जंगलों से मिलता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तब जनजातीय समाज अपनी आजीविका और अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। जंगलों की उपयोगिता उसके सारे कामों के लिए थी। जंगलों पर पूर्णतः निर्भर थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाँट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराती थी। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को घुमंतू कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के फेर में जंगलों तक भी पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है, इसीलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं।
इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों को भी सरकार दस्तावेज़ों में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी। लगान की राशि चुकाने के लिए उनकी ज़मीनें नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। अब वे झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की उनको आज़ादी भी नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने से अब उनके क्षेत्रों में गैर आदिवासी सेठ महाजन एवं खुद खोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किस तरह इनके ज़मीनों को हथियाया जाए और इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अतः गैर आदिवासियों एवं अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई शोषण व जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और वे शस्त्र उठाने को विवश हो गए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है चौथा, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? उत्तर इसका हो जाएगा तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाजन की स्थापना की एवं सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगल को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छिनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि जंगलों में उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया था। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? उत्तर हो जाएगा आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया वह सेठ साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियाँ सेठ साहूकार जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थान अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में
कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, पर बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उसके मन में अंग्रेज़ों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोध की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुलदेवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उसने अपने कई अनुयायियों के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और रांची के एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई, पर उसके द्वारा शुरू किया गया मुंडा विद्रोह जारी रहा। परिणाम स्वरूप अंत में मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्होंने जनजातीय समाज को संरक्षण दिया और विशेष सुविधाएं भी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। फिर उन्होंने लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बना उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया। आदिवासियों को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी ज़मीन के मालिक थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनने की राह पर डाल दिया और उन्हें उनकी ज़मीन से और जंगलों से बेदखल कर दिया। अंग्रेज़ों ने संथालों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से शोषण किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जादो नांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। जादो नांग रंगमेई जनजाति का नेता था। उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादो नांग ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ा गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, जादो नांग की 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियू ने अपने भाई की भूमिगत योजना के तहत नागा राज्य की स्थापना के प्रयास में उसका सक्रिय साथ दिया। एक हत्या के मामले में जब जादो नांगों को फंसाकर अंग्रेज़ों ने 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया तो मिंडालियू ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 में इस आंदोलन को दबाकर गिंडालियू को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों के प्रति जनजातीय में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। कई अन्य आदिवासी महिलाओं ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों
का साथ देती थी। राधा हीरा फूलों झानों बिरसा मुंडा के दोस्त गया। मुंडा की पत्नी मौनी बुई बेटी थीगी नागी और लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी चतरा भगत के बाद लीथो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। गोंड जनजाति की महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आदिवासी महिलाओं ने जनजातीय विद्रोह में जमकर मोर्चा संभाला था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम और लाख उद्योगों में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती थी। क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।